हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री से क्लासेस अपनी स्टार्ट करी थी और दो क्लासेस हमारी हो चुकी है। उन दो क्लासेस में हम लोगों ने स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज है हमारा थर्ड लेक्चर। आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो दो लेक्चर्स जो हो चुके हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं, ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकता है। और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है। इसके अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, इन दोनों को हम लोगों ने एक लेक्चर में कवर किया था। इंडस वैली को दूसरे लेक्चर में। और थर्ड लेक्चर हमारा आज वैदिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा था। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, तो 2300 से लेकर के 1750 बीसी तक था। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के कई सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक रीजन मिलता है कि इसको नष्ट किया था आर्यंस के आक्रमण में। ठीक है, तो आर्यंस ही यहाँ पर आए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड किया था और वैदिक सिविलाइजेशन को शुरू करा था। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन के फिर फाउंडर कौन माने जाते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन के फाउंडर आर्यंस माने जाते हैं। ठीक है, और वैदिक सिविलाइजेशन कब तक चलेगा? तो इसका पीरियड हमारा 1500 से लेकर के लगभग 600 बीसी तक यहाँ पर ये बता याद रखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड व्हाट इन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स बिगिनिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप। यानी कि लौह युग का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस समय के दौरान लोहे के ज्यादातर औजारों और हथियारों में किसने की जगह ले ली, मतलब किसकी जगह ले ली, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में हुई। ठीक है, तो अगर इसमें आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, एक आएगा मिडिल ईस्ट, एक आएगा साउथ ईस्ट यूरोप। अगर मैं इन एरियाज की बात करूं, तो प्रेजेंट में इसमें हमें इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो देखने को मिलता है। ठीक, कुछ अफगानिस्तान का, कुछ पाकिस्तान का पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमें कई सारे टूल्स मिले हैं, अलग अलग इसके, अलग अलग चीजों के बने हुए। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के बने हुए टूल्स मिले, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पे हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं उसी के बेस पर। तो हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो आयरन एज है, आयरन एज ने किसको रिप्लेस किया था? तो आयरन ने किसको रिप्लेस किया होगा? जो एज आयरन एज के पहले आई होगी, उसी एज को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी डिवीजन के बारे में। तो हिस्ट्री को हम लोग टूल्स के बेस पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक का नाम है SBI है। SBI। ठीक है, एस का मतलब स्टोन एज। ठीक है, बी का मतलब ब्रॉन्ज एज। ठीक है, यानी कांस्य युग। और सी और आई का मतलब यहाँ पर होगा हमारा आयरन एज। ठीक है, आयरन एज का मतलब क्या होता है? जिसमें लौह युग, इसमें सिर्फ पत्थरों के टूल्स बने थे, इसमें ब्रॉन्ज के टूल्स बने थे, और इसमें आयरन एज के टूल्स बने थे। इसमें इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी रखते हैं, और इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को रखते हैं, इसमें हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को रखते हैं, वो भी लेटर वाला। आयरन एज से पहले कौन सी एज है? ये ब्रॉन्ज एज। इसका आंसर कौन सा सही होगा? ब्रॉन्ज। तो आयरन ने ब्रॉन्ज को रिप्लेस किया होगा टूल्स और वेपन्स के मामले में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो थ्री पार्ट्स में डिवीजन है, किसने करा है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सीजे थॉमसन, सीजे थॉमसन ने इसको डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, तो ये आपको याद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस। यानी कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो हमने बात करी थी अभी
कि वैदिक पीरियड की जो फाउंडेशन है, ये वैदिक सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन है, किसने करी? आर्यंस। ठीक है? आर्यंस एक्चुअल में कुछ लोगों का ग्रुप था, श्रेष्ठ लोग या फिर कुलीन लोग, जिसको हम लोग नॉबल बोलते हैं। ठीक है? तो इन लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्यंस बोलते हैं। तो इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन करी है। अब आर्यंस कहाँ से आए थे, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दे रखे हैं। ठीक है? तो उसमें से जो तिब्बत ग्रह सिद्धांत है, यानी कि तिब्बत होम थ्योरी, किसने दी, ये पूछा है। इसका मतलब आर्यंस का जो होम है तिब्बत वाले रीजन में है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। तो दयानंद सरस्वती की एक हमें पत्रिका देखने को मिलती है, जिसको लोग सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसमें इन्होंने बताया है कि आर्यंस का जो होम है ओरिजिनल, वो हमें तिब्बत वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है? इसके अलावा कुछ और विद्वान हैं, उनके मत भी देख लेते हैं। जैसे कि मैक्स मूलर। ठीक है? मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए। तो ये सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है, इसलिए आपको यही याद रखना है कि आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा जो गाइड्स और मैकडोनल, इन्होंने कहा है कि आर्यंस हमारे साउथ ईस्ट यूरोप से आए, मतलब कि दक्षिण पूर्वी यूरोप से आए। ठीक है? वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये हमारे नॉर्थ पोल से आए, और आर्यंस मतलब आर्कटिक रीजन से आए। और इस बात का उल्लेख इन्होंने बहुत ही फेमस बुक में करा है, जो कि है द आर्कटिक होम इन द वेदास। इनकी ये बहुत ही फेमस बुक द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इसमें इन्होंने बताया है कि जो आर्यंस है नॉर्थ पोल से आए, यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं, या फिर आर्कटिक रीजन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? अगला क्या है हमारा? थर्ड। ठीक है? थर्ड कह रहा है कि अस्कनी विच वाज ए पार्ट ऑफ सप्त सिंधु इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन प्रेजेंट। ठीक है? तो सप्त सिंधु का जो हमारा रीजन है, उसमें एक रिवर है अस्कनी। अस्कनी का जो हम प्रेजेंट टाइम में किस नाम से बुलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वैदिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें वेदों की रचना हुई। ठीक है? वेद जो कि हमारे ओल्डेस्ट ग्रंथ भी माने जाते हैं सनातन धर्म के। तो इसमें जो है, इस क्योंकि संस्कृत भाषा में, ठीक है, तो इसमें जो रिवर्स हैं, इसमें रिवर्स के कुछ अलग नाम दे रखे हैं, और प्रेजेंट में हम उन रिवर्स को किसी अलग नाम से बुलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसका वैदिक नेम क्या था, और इसका मॉडर्न नेम क्या है, या फिर इसका आधुनिक नाम या प्रेजेंट का नेम क्या है। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? फिर बात करेंगे आर्यंस कहाँ से आए थे। तो ऊपर बात करी अभी हमने, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? यहाँ मान लेते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से आए थे, और आने के बाद सबसे पहले इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रुके थे। और इसमें भी पंजाब वाले रीजन में हमें ज्यादा नाम देखने को मिलता है। ठीक है? और इसमें एक मेन रिवर देखने को मिलती है, वो रिवर है हमारी इंडस। ठीक है? इंडस के साथ उसके कुछ सहायक रिवर्स हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे 7 रिवर्स देखने को मिलती हैं, जो कि मेजर है। तो मेजर 7 रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया था जिसमें 7 नदियां हैं, इसलिए इसको हम लोग सप्त सिंधु के रीजन के नाम से जानते हैं। सप्त सिंधु। अब इनके वैदिक नेम और इनके मॉडर्न नेम के बारे में बात। तो इंडस, इंडस का वैदिक नेम क्या है? हमारा सिंधु है। ठीक है? झेलम का वैदिक नेम क्या है? वितस्ता है। चिनाब, ठीक है, इसका वैदिक नेम क्या है? यहाँ पर अस्किनी है। अस्किनी का प्रेजेंट नेम क्या होगा? फिर चिनाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है? तो राबी है, राबी का नेम क्या है? पुरुषुड़ी है। भाई व्यास का क्या है? विपाशा है। सतलज का क्या है? शतुद्री है। और सरस्वती का क्या है? हमारा नदी तारा है। ठीक है? तो ये बता। तो इन रिवर्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो इन 7 रिवर्स के एंशिएंट नेम या वैदिक नेम या मॉडर्न नेम आपको याद रखना है। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है कि द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड, किस नेम से जाना जाता है? बाय द इरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। यानी कि सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा किस नाम से बुलाया जाता था? इंडस रिवर को हम लोग हिंदौस के रिवर नाम से जानते हैं। हिंदौस रिवर के नाम से जानते थे। इसी के नाम पर भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी देखने को मिलता है, जो कि ईरानियों और ग्रीक्स के द्वारा दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? अगले की बात करते हैं। तो रिवर से दो चार क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एज पर द ऋग वैदिक और द अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिवर गॉडेस। यानी कि ऋग वैदिक और प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक था, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी देवी थी? ठीक है? तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, तो वैदिक पीरियड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? जैसे एक होता है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है? और इसी को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई है, और इसका टाइम पीरियड हमारा 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है?
उसके बाद यहाँ का डिवीजन क्या है? यहाँ का डिवीजन है आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी हमें यहीं से देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद के पीरियड को हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं या फिर उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड हमें 1000 से लेकर के लगभग 600 बीसी तक देखने को। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है हमारा, ठीक है, इसमें जो रिवर गॉडेस है वो कौन? तो रिवर गॉडेस वैसे हम सरस्वती को बोलते हैं। जो सरस्वती रिवर है उनको हम लोग रिवर गॉडेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में सरस्वती नहीं है, तो फिर इंडस को हम लोग यहाँ पर या फिर सिंधु नदी को टिक करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन में और भी देख लेते हैं, जैसे अग्नि तो देव माने जाएंगे, इंद्र भी देव है, उषा जैसे कि सुबह का जो टाइम होता है भोर की देवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, सिर्फ सिंधु नदी के यहाँ पर हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सरस्वती जो है वो सबसे ज्यादा पूजनीय रिवर है, सबसे ज्यादा हॉलीस्ट रिवर सरस्वती को माना जाता है। और सबसे ज्यादा मेंशन ऋग्वेद में, यानी कि मोस्ट मेंशनड रिवर, सबसे ज्यादा उल्लेख हमें किसका मिलता है? सिंधु रिवर का मिलता है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्स वाला। इसमें कह रहा है कि द ऋग्वेद कंटेन्स अ राइम इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द सेक विश्वामित्र एंड द टू रिवर्स वर्शिप्ड एज गॉडेस, विच रिवर्स आर दी? यानी कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? ठीक है, तो एक ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है वो दो नदी के साथ संवाद कर रहे हैं, और एक रिवर ये है, एक रिवर। उन दोनों रिवर का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक हमारी कौन सी है? तो उस ट्रिक के बारे में बात कि भाई बस करो, कितना वाद विवाद। ठीक, तो याद रखना है, बी से क्या होगा? ब्यास होगा। एस से क्या होगा? हमारा सतलज होगा। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो सही हो जाएगा, ब्यास का। अगला क्या है हमारा? अगला सेवन वाला कह रहा है कि द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज बिटवीन, यानी कि जो वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, वो कब कंपोज किया गया? तो जो वैदिक पीरियड होगा वही वैदिक लिटरेचर कंपोज किया गया होगा। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर के हमारे 600 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं 800 भी मिल जाते हैं, जैसे इसमें 800 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा। ठीक है, अब वैदिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो वैदिक लिटरेचर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लिटरेचर है तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा श्रुति टेक्स्ट, एक आता है हमारा श्रुति टेक्स्ट, एक होता है हमारा स्मृति टेक्स्ट। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो श्रुति टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते थे जिसको कई टाइम तक सिर्फ बोल करके और सुन करके ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया था। लिखित सामग्री नहीं थी, सिर्फ एक ने बोला, उसने सुन लिया। अभी एंशियंट में देखते हो कि गुरुकुल में जो ऋषि मुनि होते थे, गुरु होते थे, सिर्फ और सिर्फ मौखिक भाषण देते थे, और जो छात्र थे लिखते नहीं थे, उसको सिर्फ सुन करके कंठस्थ कर लेते थे। जब वो बड़े होकर के ऋषि बनते थे तो वो आगे इसको ट्रांसफर, ये सारी चीजें हमें श्रुति टेक्स्ट में देखने को मिलती है। और फिर बहुत टाइम के बाद फिर इसको कंपाइल्ड किया गया था, तो उसको हम लोग श्रुति टेक्स्ट बोलते हैं। इसमें हमारे वेद आते हैं, इसमें हमारे ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, इसमें हमारे आरण्यक आते हैं, उपनिषद। ये बात इसमें आती है। स्मृति टेक्स्ट क्या होता है? स्मृति टेक्स्ट जो होता है कि श्रुति टेक्स्ट का जैसे कोई टॉपिक उठाया, कोई पार्ट उठाया, उसको और एक्सप्लेन कर दिया और एक बुक बना दी, तो उस बुक को हम लोग स्मृति टेक्स्ट बोल देते हैं। मतलब इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें हैं। इसको ज्यादातर कोई राइटर करेगा। ठीक है, इस पे कोई टिप्पणी लिख दी, कोई अलग से बुक बना। ठीक है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, फिक्स जो है हमें इसमें देखने को, वेदांग वगैरह। ठीक है, वेदों के अंग वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। वेदों के अंग आगे हम लोग लिए उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट हो। ठीक है, अब इनका कंपाइलेशन, जैसे कि वेद, ब्राह्मण, आर्यक। वेद जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने जाते हैं, ब्राह्मण, हर वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक वो ग्रंथ होते हैं जिनको हम लोग जंगल यानी कि वन, फॉरेस्ट में बैठ करके लिखे जाते थे, उसको आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उपनिषद। उपनिषद वो होते हैं जो हमें फिलोसफी के बारे में बताते हैं, दर्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वो हमें उपनिषद देखने को मिलते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा था कि उपनिषद में जो एक वर्ड देखने को मिला, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास बैठना, पास बैठना। तो शिष्य जो होता था ऋषि मुनि के पास में बैठ कर जो ग्रंथ लिखते थे उसी को हम लोग उपनिषद बोलते हैं। ये बात आपको, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैदिक लिटरेचर जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है, इसका आपको ऑर्डर याद रखना है सही से। ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। इसको हम लोग भाव के नाम से याद रखते हैं। भाव के नाम से याद, भाव मतलब भाई होता है, भाव के नाम से याद रख सकते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
कौन सा आंसर सही होगा? वेद, ठीक है। वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ए इसका सही हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। याद रहेगा, ठीक है। वेद को कभी-कभी लोग संहिता के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग बात। अब देखो जो वैदिक लैंग्वेज है, वो कौन सी है? सभी को पता होगा वैदिक लैंग्वेज हमारी संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत में सभी ग्रंथ हमारे ज़्यादातर लिखे गए हैं, तो संस्कृत लैंग्वेज ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिमिलर है, यानी कि मेल खाती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि जो आर्यंस थे, वो यूरोप वाली कंट्रीज से आए थे और इंडिया में आकर के रहे थे। तो उनकी लैंग्वेज में दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। इसलिए संस्कृत को हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसका सिमिलरिटी दिखती है हमें, बोल देते हैं। 9th की बात करता हूँ मैं। कह रहा है कि इंडिया वाज़ नेम्ड भारत आफ्टर भरत जन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस जन फॉर्म। ठीक है? तो इंडिया का एक नाम क्या है? भारत। पूरा नाम क्या है? भारतवर्ष। तो इसका नाम भारत किसके बेस पर पड़ा है? तो इसका नाम जो भारत है, वो एक ट्राइब होती थी। एक जन होता है, कबीला होता था, भरत नाम का। उसी के बेस पर इंडिया का नाम हमें भारत देखने को मिलता है। इंडोस तो ईरानियंस और ग्रीक्स ने दिया था, और भारत जो है वो भारत जन के नाम पर पड़ा। और इस बात का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? इस बात का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिला। अब ऋग्वेद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भर-भर के पूछे जाते हैं। आइए ऋग्वेद को अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है और सबसे लॉन्गेस्ट वेद है, ठीक है? ये 2 बातें याद रखनी है। इसके अलावा सबसे लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगा तभी तो लॉन्गेस्ट है। तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग मंडल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्तियाँ कितनी हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा वो ऋषि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग होत्र बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा जो वैदिक है, राइम्स, उनको क्या बोलते हैं? उसको संहिता के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो वेद हैं, वो एक तरीके से संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है? पंक्तियों के फॉर्म में लिखा गया है। ओरिजिनल तो पंक्तियों के फॉर्म में लिखा गया है, उसी को हम लोग संहिता बोलते हैं। बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में और लैंग्वेजेज़ में, ठीक है? और फिर बाद उसको, लेकिन ओरिजिनल जो था वो संस्कृत में था, उसी को संहिता नाम से जाना। और वेद जो है वो आपौरुषीय हैं। आपौरुषीय का मतलब इसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, बल्कि भगवान के द्वारा रचित हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है? तो ये हो गया ऋग्वेद। ठीक है? अगली बात करता हूँ क्वेश्चन की। अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल ऑफ द इंडिया एंड हैज़ कलेक्शन ऑफ 1028 राइम्स एंड डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स। तो ऊपर बात करिए 10 मंडल्स में डिवाइडेड, और 1028 राइम्स किस में मिलती हैं? तो वो मिलती है हमारी ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल्स हैं, ठीक है? 10 मंडल्स में जो फर्स्ट मंडल है हमारा, और जो 10th मंडल है, ये दोनों मंडल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे न्यूएस्ट, मतलब बाद में जोड़ा है, ठीक है? बाकी जो मंडल है हमारे 2 से लेकर के 9 तक, ये मंडल्स हमारे शॉर्टेस्ट हैं, छोटे हैं, ठीक है? और ये सबसे ओल्डेस्ट मंडल, पुराने, यानी कि सबसे पहले इन्हीं को लिखा गया था। और उसमें भी बात करूँ तो 2 से लेकर के 7 मंडल जो है उसको हम लोग गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। गोत्र क्यों जानते हैं? क्योंकि इस मंडल की रचयिता किसी न किसी गोत्र ने करी है। गोत्र मतलब किसी न किसी ऋषि ने करी, किसी न किसी देव ने करी है। ये बात आपको याद रखनी है, किसी ऋषि ने करी है, देव ने करी है, ठीक है? अब बात करेंगे मंडल से क्वेश्चन कौन-कौन से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बात करेंगे थर्ड मंडल, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना, सब नहीं पढ़ने। थर्ड मंडल जो है, उसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है, किस ऋषि ने थर्ड मंडल को लिखा है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। और इसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? थर्ड मंडल में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। ये देव माने जाते हैं, देवी माने जाते हैं, ठीक है? सूर्य को समर्पित है, या फिर सावित्री हम लोग बोल सकते हैं, तो इनको समर्पित है गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा मंडल जो है वामदेव ने लिखा है, और इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी कि कृषि गतिविधियां इसमें देखने को मिलती हैं। सेवेंथ मंडल जो है वो वशिष्ठ ने लिखा है, और इसमें बैटल ऑफ टेन किंग्स देखने को मिलता है। और बैटल ऑफ टेन किंग्स में सबसे पहला हमें फर्स्ट बैटल देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। ये हमारा फर्स्ट बैटल, ठीक है? फर्स्ट बैटल। और ये कौन सी रिवर के पास लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी, इसको रावी रिवर भी बोलते हैं, तो पुरुषनी रिवर के पास में ये, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ थे राजा सुदास, ठीक है, और दूसरी तरफ थे 10 किंग्स, 10 कबीलों के राजा, ठीक है, तो इनके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। भरत जन के ये थे, तो सुदास, तो जीत किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको अगला क्या, नाइन्थ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ मंडल सोमदेव और दूसरे ऋषियों के द्वारा रचा गया है, और इसमें जो वैदिक देवता हमारे सोम है, ठीक है, सोम मतलब गॉड ऑफ प्लांट्स, इनको हम लोग पौधों के देवता बोलते हैं, उनको समर्पित है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल
सोमदेव को समर्पित है, तो 9th मंडल। 10th मंडल जो है वो है बिमला, ठीक है, या बिमला, और ये हमारा सच्ची, इंद्र और अन्य, इन लोगों ने लिखा है 10th मंडल। और इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस देखने को मिलता है वर्ण सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में, ठीक है, क्योंकि पूरी 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिलता है पुरुष सूक्ति में। पुरुष सूक्ति में वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, और यहीं से हमें शूद्र वर्ण की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है ऋग्वेद के 10th मंडल से। अगले की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज फाउंड इन द टू dissensions, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इज फुल ऑफ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड बाई पब्लिकली और इंडिविजुअल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद 2 संस्करणों में पाया जाता है, कृष्ण और जो शुक्ल, और सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला अनुष्ठान से, ठीक है। तो ये कौन सा वेद है, ये है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो यजुर्वेद एक्चुअली में 2 पार्ट्स में हमें मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं कृष्ण यजुर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कृष्ण यजुर, एक को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर शुल्क यजुर, क्या बोलते हैं, शुल्क यजुर। तो 2 पार्ट्स इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यजुर्वेद में हमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, ठीक है, रिचुअल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ की कौन सी विधियां होंगी, कौन कौन से नियम कायदे कानून है यज्ञ को कराने, दूसरे पूजा पाठ कराने के, ये सब हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि दोनों पार्ट्स में लिखा गया है। मतलब क्या हुआ, ये प्रोज में भी लिखा गया है, पोइट्री में भी लिखा गया है। प्रोज मतलब जैसे कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। गद्य मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिखा गया है, और पद्य मतलब पंक्तियों की फॉर्म में भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में मिलता है, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ये बात आपको करें। अगला हमारा क्या है, अगला है 12 नंबर का। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज देयर इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक मंत्र एंड तंत्र एंड मंत्र टू अवॉइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल्स एंड डिसीजेस, इवल स्पिरिट्स और डिसीजेस। यानी कि 4 वेदों में किस वेद में बुरी आत्माओं और रोगों से बचने और सुरक्षा के लिए जादू मंत्रों और तंत्र मंत्रों का संग्रह मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में तो नहीं मिलेगा, ऋग्वेद ऊपर बात कर चुके हम लोग। यजुर्वेद ऊपर बात कर चुके, यजुर्वेद में कर्मकांड मिलते हैं, और ऋग्वेद में हमें भजन वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उक्तियां वगैरह मिलती हैं देवों को प्रसन्न करने के लिए। और ये तो अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद में हमें जादू टोना टोटका, ठीक है, या फिर इवल स्पिरिट्स बुरी आत्मा, ये सारी चीजें हमें मिलती है अथर्ववेद में। सामवेद में हमें सॉन्ग्स मिलते हैं, मेलोडीज मिलती हैं, और इसी को हम लोग फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, सारे गामा पाधानी यहीं से लिया गया है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से ही होगा साहब, ठीक है। तो अथर्ववेद है, इस वेद को हम लोग कभी कभार नॉन आर्यन वेद के नाम से भी जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस वेद की रचयिता आर्यंस ने नहीं करी थी। बाकी जो 3 वेद है हमारे, कौन से, एक ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, और सामवेद हो गया। इन तीनों वेद को हम लोग वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। तो जो वेद त्रयी है उसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी तीनों वेद हमारे आएंगे इसी में, वेद त्रयी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में और। तो जैसा कि ऋग्वेद 10 मंडल्स में डिवाइडेड था, वैसा अथर्ववेद जो है वो 20 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 731 में सूक्तियां मिलती हैं, और 6000 राइम्स मिलती हैं अथर्ववेद, ये भी आपको याद है। अगला बात करूंगा 30 नंबर का। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ब्रह्म वादिनी हु कंपोज सम राइम्स ऑफ वेदास। निम्नलिखित में से ब्रह्मवादिनी थी जिसे जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की थी, वो कौन थी, पूछा है। तो ब्रह्मवादिनी होता क्या है, तो ब्रह्मवादिनी ऐसी महिलाओं को बोलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया है, ठीक है। उनको हम लोग ब्रह्मवंदिनी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मवदिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उनमें से कौन सी है, इसका सही आंसर क्या होगा, लोक मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर है। लोक मुद्रा जो है इन्होंने बहुत सारी वैदिक राइम्स लिखी हुई हैं, ठीक। तो इसको हम लोग ब्रह्मवदनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और हम लोग वुमेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लोक मुद्रा तो हो ही गई, इसके अलावा विश्वारा हो गई, सिक्ता हो गई, फिर नेवावारी हो गई, घोषा हो गई। ये सारी जो है महिलाएं, इन्होंने वेद वेद को लिखने में बहुत योगदान दिया है, ठीक है, या फिर ऋचाओं को लिखा है। और लोक मुद्रा जो है ये भगवान भगवान सॉरी ये ऋषि यानी कि अगस्त्यस जो ऋषि हैं, इनकी क्या वाइफ है लोक मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद। अगले की बात करता हूँ मैं 40 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष के बारे में बताता है। तो सबसे ओल्डेस्ट तो वैसे हमारे वेद हैं,
तो वेद में हमें देखने को नहीं मिलता मोक्ष। मोक्ष मोक्ष का एक डिस्क्रिप्शन है। मोक्ष वर्ड की उत्पत्ति हमें वेदों में देखने को नहीं मिलती। इस बात की उत्पत्ति हमें किस में देखने को मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोक्ष जो concept है मोक्ष का, सेल्वेशन का, वो हमें ये उपनिषद में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा स्तूप। तो स्तूप जो वर्ड है उसका सबसे पहला उल्लेख कब मिलता है? ठीक है, तो स्तूप वैसे तो हम लोग बुद्धिज्म में पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म में स्तूप बने थे, लेकिन इसका जो रीजन सबसे पहले है वर्ड का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये कई बार इसको लोग गलत कर देंगे, स्तूप सुन के बुद्धिज्म मार देंगे, लेकिन वो इसका वैदिक ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो उपनिषद हो गए, यानी कि उपनिषद वही ग्रंथ जो गुरु के पास बैठकर लिखे जाते थे। ठीक है, और फिलोसफी के बारे में हमको बताते हैं। अब कुछ उपनिषद हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है, उपनिषद हमारे टोटल कितने? 108 उपनिषद है। कितने? 108 टोटल उपनिषद है हमारे। उसमें से कुछ उपनिषद ऋग्वेद के हैं, कुछ यजुर्वेद के हैं, कुछ अथर्ववेद के, कुछ सामवेद के। चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर उपनिषद का एक नाम है, और हर उपनिषद उपनिषद से कुछ ना कुछ वर्ड लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद में हमें यम और नचिकेता के बीच में संवाद देखने को मिलता है। यम जो कि एक कौन है? यम यानी कि भगवान मान सकते हैं, तो मृत्यु के देवता है यम, और नचिकेता एक बालक का नाम। तो ये इन दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात को लेकर के इस बात का डिस्कशन हमें कठोर उपनिषद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा बृहद्रणायक उपनिषद। ठीक है, इसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अत्सो तो माँ सदगमय। इसका मतलब क्या होता है? अत्सो माँ सदगमय, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या है? डायलॉग बिटवीन गार्गी और याग्निवल्क्य। तो गार्गी और याग्निवल्क्य के बीच में संवाद देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से टिपिकल संवाद है, जो कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स कैसे बना, या अर्थ कैसे बनी, के ऊपर क्या है, के नीचे क्या है, इस बात की वाद विवाद हमें इसमें देखने को मिलता है। बृहद्रणायक उपनिषद। ठीक है, और सबसे जो बड़ा उपनिषद है वो यही हमें देखने को मिलता है, बृहद्रणायक उपनिषद। अगला क्या है? अगला है जवाल उपनिषद। जवाल उपनिषद में हमें सबसे पहले फोर आश्रम जो सिस्टम वैदिक पीरियड में था वो देखने को मिलता है, जिसमें में अब फोर आश्रम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी। ठीक है, आश्रम सिस्टम जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब कि आर्यन जो थे वो अपनी लाइफ को चार तरीकों से यहाँ पर जीते थे। यानी कि अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 100 ईयर्स एज मान लें, 1 से लेकर 25 ईयर्स तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यानी कि स्टूडेंट लाइफ जीते थे। फिर यहाँ से 26 से लेकर के 50 तक ये गृहस्थ जीवन जीते थे। गृहस्थ मतलब कि ये विवाह करते थे, यानी गृहस्थ में पड़ जाते थे। उसके बाद 51 से लेकर के जो 75 तक है, वो हमें देखने को मिलेगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में चले जाते हैं। वहीं 76 से लेकर के हमें 100 तक देखने को मिलेगा क्या? संन्यास ले लेते थे, यानी घर का त्याग कर देते थे। तो चार तरीके से लाइफ को अपने जीते थे, ये बात आपको याद रखनी है, important। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। यानी कि जो वर्ड सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो ये हमारा किससे लिया है? ये हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको ऑप्शन नंबर डी हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे अपने वर्ड देखने को मिला होगा सत्यमेव जयते, ये नेशनल एम्बलम है हमारा, ठीक है, इंडिया का। इसमें हमें फोर लाइन्स देखने को मिलती हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इसके बैक साइड में। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में बेसिस है लाइंस के। ये कहाँ से लिए गए? ये सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग अशोक वाले पीरियड में। तो सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और सत्यमेव जयते जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सत्य की हमेशा जय, यानी कि विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपको याद रखना है। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करूंगा 60 नंबर का। में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण मेनली डिड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड इन द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ण ने बाद के वैदिक काल में मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार किया था? ठीक है, तो जो हमारी सोसाइटी थी वैदिक, तो जो वैदिक सोसाइटी थी
वो हमारे 4 वर्ण्स में डिवाइडेड थी। कौन-कौन से थे? एक था हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो था वो इन चारों में से किसी एक ग्रुप को बिलॉन्ग करता था। अब इन सभी के अलग-अलग काम होते थे। अब उन काम के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है? तो सबसे पहला है ब्राह्मण, ठीक है? ब्राह्मण कौन होते थे? परफॉर्मिंग रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एंड इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करना और ज्ञान प्रदान करना सर। तो ब्राह्मण्स वो लोग होते थे जो टीचिंग्स करते थे, यानी कि एक तरीके से ऋषि मुनि बोल सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति बोल सकते हैं। तो शिक्षा देने का काम जिसका है उसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। प्रेजेंट में जो काम टीचर्स कर रहे हैं वो ब्राह्मण में आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट की सोसाइटी में। अगला क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब प्रोटेक्टिंग द किंगडम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि राज्य की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। यानी कि ये वो ग्रुप होता था जो कि राज्य को दुश्मनों से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। प्रेजेंट में इसमें सारी हमारी डिफेंस फोर्सेस आती है, ठीक है। वैश्य की बात करूँ, वैश्य में मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या ट्रेड ऑफ कॉमर्स, मतलब जो व्यापार करेगा उसको हम लोग वैश्य बोल देते हैं, ठीक है। व्यापार मतलब प्रेजेंट में व्यापार मतलब जैसे अंबानी अडानी है, व्यापारी तो कर रहे हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये व्यापारी है, ठीक है। इनका ट्रेडिंग बिजनेस ज़्यादा है, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे वैश्य में है। शूद्र मतलब वो होते थे जो मैनुअल लेबर होती है, शारीरिक श्रम, जो शरीर का श्रम, जैसे मजदूर नहीं होता है, मजदूर शारीरिक श्रम करेगा, तो शारीरिक श्रम वाली जो कैटेगरी थी उसको हम लोग शूद्र बोलते हैं। चार हमारे हो गए, ब्राह्मण यानी कि टीचर्स, क्षत्रिय यानी कि जो डिफेंस सिस्टम होता था वो, वैश्य मतलब जो व्यापारी लोग होते थे वो, शूद्र मतलब जो मैनुअल लेबर थी, शारीरिक क्षमता। अब इसमें जो तीन है इसको हम लोग द्विज के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्विज। द्विज क्यों? क्योंकि ये अपर वर्ण माने जाते थे। सबसे अधिक प्रायोरिटी ब्राह्मण को थी, उससे कम क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को और सबसे कम शूद्र को। शूद्र को नौकर माना जाता था और इन तीनों की सेवा करना इसका काम था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगले की बात करूंगा 70 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द वेदांग्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट रिचुअल, यानी कि वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, ठीक है। तो वेदांग की बात करते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंग, ठीक है। वेदों के अंग मतलब कि वेद को ठीक तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। टोटल हमें 6 वेदांग देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 होते हैं। इसमें से रिचुअल कौन रिप्रेजेंट करता है? रिचुअल करता है हमारा कल्प। रिचुअल का मतलब ही क्या होता है? कल्प। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से यही ये क्वेश्चन होता है, बाकी किसी के बारे में नहीं पूछेगा, कल्प का ही ज्यादा। मैंने उसी को यहाँ पर कवर, ठीक है। 18 की बात करूंगा मैं। में कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव आर द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक फैंथन एक्सेप्ट, यानी कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी वैदिक पंथ के प्रमुख देवता थे। तो वैदिक रिलीजन में कई सारे प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें अग्नि भी हो गए, इंद्र भी हो गए, सोम भी हो गए। दुर्गा नहीं थी वैदिक पीरियड में। दुर्गा हमें आगे शक्ति रिलीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो शक्ति रिलीजन होगा उसमें देखने को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा इंद्र की बात करूं, इंद्र सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है, ठीक है। इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनिएंट जो ऋग्वेद में भगवान बताए गए वो हमारे इंद्र हैं। इंद्र के लिए लगभग 250 सूक्तियां हमें देखने को मिलती है ऋग्वेद में, और इनको हम लोग लॉर्ड ऑफ लक, यानी कि हल के भगवान के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। वही अग्नि जो है ये दूसरे सबसे प्रमुख देवता है और इनके लिए 200 ऋचाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये फायर और सेक्रीफाइस के देवता है, यानी कि अग्नि और बलिदान के देवता है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके अलावा अग्नि जो है वो एक तरीके से भगवान और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ का काम भी करते हैं। इसीलिए मध्यस्थ मतलब कि ये मनुष्य को भगवान के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी पूजा को करने से पहले हम लोग आग सबसे पहले जलाते हैं, दीपक हो गया, ये हवन वगैरह करते हैं तो आग जलाते हैं। इसलिए आग का सबसे ज्यादा महत्व यहाँ पे माना गया, ठीक है। सोम जो है ये बात कर चुके हैं हम लोग, 9th मंडल में इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के। तो ये सोम प्लांट है, यानी कि पौधों के देवता हैं। वरुण की बात करूं तो ये गॉड ऑफ वाटर और रेन, यानी कि पानी और बारिश के देवता हैं। पृथ्वी की बात करूं तो गॉडेस ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की देवी हैं। उषा की बात करूं इसके बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि भोर की देवी, द गॉडेस ऑफ डॉन। भोर मतलब सुबह निकलने से पहले जो लालिमा होती है उसको हम लोग बोलते हैं। पूषण जो है इनको हम लोग लॉर्ड ऑफ कैटिल, यानी कि द गॉड ऑफ कैटिल के नाम से जानते हैं, यानी कि मवेशियों के जो देवता हैं। और लेटर वैदिक पीरियड में इन्हीं को, यही जो है वो शूद्रों के भवन बन जाते हैं। अर्ली वैदिक में पूछेगा इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, लेटर वैदिक पूछेगा तो प्रजापति सबसे प्रमुख है। ये आपको याद है, ठीक है। अगला क्या है कि द वैदिक
view of an individual and his relation to the society is determined by the four objectives of life, which of the following is not one of these objectives. यानी कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के चार उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से इन उद्देश्यों में एक नहीं है। ठीक है, तो जो वैदिक लोग थे जीवन के चार उद्देश्य मानते थे। कौन कौन से थे? इन्हीं को हम लोग और पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें आएगा हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो धर्म भी है, मोक्ष भी है, अर्थ भी है, ये सिद्धि नहीं है। इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। अब इन चार पुरुषार्थ की मीनिंग के बारे में बात करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो धर्म का मतलब होता है कि सही तरीके से धर्म के रास्ते पर चलना, यानी कि धार्मिकता। अर्थ का मतलब होता है धन, कि जिस व्यक्ति ने धन नहीं कमाया उसका भी एक पर्पस कम रह गया लाइफ में। ठीक है, अगला क्या है? हमारा काम। ठीक है, काम का मतलब होता है यहाँ पर डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा है, अगर आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हो तब भी आपके जीवन का उद्देश्य बेकार ही। ठीक है, तो जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ति करना भी एक तरीके से कर्तव्य माना गया है वैदिक पीरियड में। और मोक्ष, मोक्ष मतलब लिबरेशन। अब तीनों काम करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, धर्म के रास्ते पे चलने के बाद, ठीक है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद फाइनली मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि अब जो हमारी सोल है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये चार चीजें होनी जरूरी है किसी भी वैदिक रीजन में जो व्यक्ति होगा उसके। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। अगली बात करता हूँ मैं, अगला 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वॉज, यानी कि आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सार्वजनिक इकाई क्या थी। ठीक है, तो आर्यंस की अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, आर्यन स्ट्रक्चर था वो कैसा था इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। ठीक है, तो सब पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इसके बारे में बात करें। तो इसमें बात करेंगे हम तो ग्रह के बारे में। सबसे छोटी यूनिट जो थी वो हमारी क्या थी? वो थी हमारी ग्रह। ग्रह को हम लोग घर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो हेड होता था उसको हम लोग कुलप बोलते हैं या कुलपति बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटी यूनिट होती थी। अब कई सारे घर मिलकर के पूरा गांव बनता था जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, और इसका हेड कौन था? वो था ग्रामड़ी। अब कई सारे ग्राम बन के क्या बनता है? विश्व बनता है, और इसको हम लोग विश्वपति इसका हेड है। और वही कई सारे विश्व बनकर एक पूरा जन बनता है, और इसी जन का जो हेड उसको राजन बोलते हैं, यानी कि यही किंग होता था किसी भी जन का। और सबसे बड़ी यूनिट यही है। ये सबसे बड़ी यूनिट किसकी है? ये अर्ली वैदिक जो पीरियड था, तो अर्ली वैदिक पीरियड है इसकी है। अब लेटर वैदिक जब पीरियड आएगा तो कई सारे जन मिलकर के क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा। ठीक है, और जब आगे हम लोग पढ़ेंगे लगभग 16 सेंचुरी बीसी के आसपास, तो कई सारे जनपद आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करेंगे। और फिर हम 16 मेजर महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर याद रखना है। तो सबसे मेन यूनिट क्या थी? राजन थी, यानी कि जो हेड थी, सॉरी, राजन तो मेन, राजन तो उसका हेड होगा। मेन यूनिट इसकी क्या बनेगी? मेन यूनिट इसकी हमारी जन बनेगी। सबसे बड़ी यूनिट अगली बार। अगली बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का। इसमें कह रहा है कि एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति, विच मीन्ड, यानी कि वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था। तो गोपति का यहाँ पर सिंपल सा एक मीनिंग है, लॉर्ड ऑफ कैटिल। लॉर्ड ऑफ कैटिल का मतलब मवेशियों का स्वामी, यानी कि जो मवेशी जानवर होते थे, जैसे कि गाय हो गई वगैरह, भैंस वगैरह हो गई, तो इनके जो स्वामी हैं उसी को हम लोग गोपति के नाम से जानते हैं। और राजा को गोपति के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है वैदिक पीरियड में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा गाय होंगी, सबसे ज्यादा काव होंगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होगा। इसलिए वैदिक पीरियड में जितने भी बैटल देखने को मिलते हैं, जितनी भी चोरी देखने को मिलती है, वो सिर्फ गायों को लेकर के। गायों की चोरी हो जाती है, गायों के चक्कर में युद्ध होते थे, तो सब कुछ गाय पर डिपेंड। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं ज्यादा अमीर माना जाएगा। ठीक है, इसलिए जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा गाय होती है उसी को वेल्दी पर्सन बोलते थे। ठीक है, और उसी को हम लोग गोमत बोलते थे। गोमत यानी कि वेल्दी पर्सन जिसके पास सबसे ज्यादा गाय। अगले की बात करें। अगला यहाँ पे कह रहा है कि द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वाज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि हस्तिनापुर का लौह कार्बन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया। ठीक है, हस्तिनापुर आपको महाभारत से याद आ रहा होगा। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हस्तिनापुर जो है वो एक हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी मिलते हैं हस्तिनापुर में, यानी कि ऐतिहासिक मंदिर भी मिलते हैं कि ये महाभारत से रिलेट करता है।
यहाँ हमें कर्ण टेम्पल देखने को मिलता है और ये हमारा पांडेश्वर टेम्पल भी देखने को मिलता है। इसमें इसमें पांड्यों के टेम्पल बने, मतलब नाम तो पांड्यों का, लेकिन इसमें भगवान शिव का टेम्पल है। किसका है? भगवान शिव को समर्पित है, और ये ओरिजिनल कर्ण को समर्पित है, जो कि एक योद्धा थे महाभारत के। आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, 23rd नंबर का, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। यानी कि भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सबसे पहला प्रमाण हमारा अतरंजी खेड़ा से मिला है। नंबर जो बी है वो उसका सही हो जाएगा। अर्लीस्ट एविडेंस अतरंजी खेड़ा से मिला है। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। और इस साइट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने करा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करा था। और इनका योगदान हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में। 1862 में इसका एक्सकवेशन किया था। ठीक है, और इसका मतलब इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करा था और उसको एक्सकवेट किया था किसने? आरसी गौर ने 1962 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। हम बात करते हैं अगला 24। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू। यानी कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, गोत्र का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं पहले, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे गोत्र का मतलब होता है एक वंश। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से बिलोंग करता है, किसी न किसी वंश से बिलोंग करता है। अब जो वंश है वो किसी न किसी ऋषि का है, किसी न किसी शेख का है। ठीक है, तो ऋषि मुनि के अलग अलग वंश होते थे, तो उन्हीं को हम लोग गोत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक कुछ ऋषियों के नाम है, जैसे कि अत्रि, तो इनका नाम और गोत्र का नाम क्या होगा? अत्रि गोत्र। अत्रि हो गया, भारद्वाज हो गया, भृगु हो गया, गौतम हो गए, कश्यप हो गया, वशिष्ठ हो गया और विश्वामित्र हो गया। तो ये मेजर 7 गोत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग गोत्र सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो गोत्र सिस्टम में होता क्या था? गोत्र सिस्टम में ये होता था कि सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। जैसे कि अत्रि गोत्र के मान लिया एक मेल है और अत्रि गोत्र का एक फीमेल है, तो ये आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हम मान सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी देखोगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी में जितनी वैरायटी देखोगे, उतनी एक तरीके से बीमारियां होने के, कुछ ऐसी बीमारी जो वंशानुगत हो जाती है सेम क्लैन में शादी करने से, सेम गोत्र में शादी करने। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे आ जाए। जैसे कि अत्रि और भारद्वाज के बीच में शादी हो सकती है, भारद्वाज भृगु के बीच में शादी हो सकती है, लेकिन अगर दो लोग अगर भारद्वाज के आ जाएं तो शादी देखने को नहीं मिलती, शादी नहीं होती थी। अब जैसे एक कोई फीमेल है यहाँ की, ठीक है, उसने यहाँ के मेल से शादी कर ली। अभी शादी से पहले इसका गोत्र क्या है? अत्रि गोत्र की है, लेकिन शादी के बाद अगर इसने भारद्वाज गोत्र के मेल से शादी करी है तो इसका गोत्र बदल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो पहले पिता का गोत्र अपनाती थी, बाद में पति का गोत्र अपनाएगी, तो अब इसका गोत्र क्या हो जाएगा? भारद्वाज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ गोत्र सिस्टम है। और गोत्र मंडल, अभी मैंने पीछे पढ़ा था ऋग्वेद में 2 से लेकर के 7 जो मंडल है उसी को गोत्र मंडल बोलते हैं। तो किसी न किसी ऋषि ने लिखा है, वही ऋषि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं के वंशज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्या है कि मैन एंड वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन सेम गोत्र। एक ही गोत्र में शादी होती नहीं भाई, एक ही गोत्र में शादी नहीं, अलग अलग गोत्र में होती है। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज a descendants of the person after whom the गोत्र was named। मीनिंग क्या होता है? यानी कि उसी गोत्र से संबंधित लोगों को उस व्यक्ति के वंशज के नाम से जाना जाता है। नाम पर गोत्र का नाम रखा गया। हाँ बिल्कुल सही है, मान सकते हैं। और की बात कर लेते हैं। वुमेन रिप्रेजेंट देयर फादर्स गोत्र आफ्टर मैरिज। यानी कि विवाह के बाद महिलाओं अपने पिता का गोत्र धारण करती नहीं, तो त्याग कर देती है, पति का गोत्र अपनाती है। लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर किंग। हर गोत्र का नाम किसी राजा के नाम पर है नहीं, किसी सेठ यानी कि ऋषि मुनि के नाम पर है। तो 3 गलत हो गए, सही कौन सा बचा? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय whom इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि पूर्व मीमांसा दर्शन स्कूल की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो अगर हम दर्शन की बात करें, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी हमें 6 देखने को मिलती है। ठीक है, और इनको हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। षड दर्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारे दर्शन माने गए। और ये दर्शन जो है वो वेदों पर आधारित है, कि वेदों में लिखी हुई बातों को मानते हैं या फिर वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा 3 हम लोग और आगे देखेंगे, एक जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक। ये जो इसको जेसीबी के नाम से याद रखते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार्वाक। ये जो है वेदों में लिखी हुई बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, इनको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो अभी हम षट दर्शन की बात करते हैं। षट दर्शन के फाउंडर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके फाउंडर को याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसकी मैं ट्रिक भी लेकर के आया हूँ, उसी ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी आप याद करेंगे ट्रिक से भूल जाएंगे, तो ट्रिक से ही कर लेंगे तो यहाँ से अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलोसफी की बात करें, यहाँ पे उनके फाउंडर जैसे कि सांख्य, सांख्य कौन है, यह है कपिल। ठीक है, योग फिलोसफी के पतंजलि, न्याय फिलोसफी के अक्षपद गौतम, वैशेषिक फिलोसफी के उल्लूकनाद, पूर्व मीमांसा इसको मीमांसा भी बोलते हैं, जैमिनी उत्तर मीमांसा इसको वेदांत भी बोलते हैं, वादरायण। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से कैसे याद हो। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है हमारा, कि मामा गुलाब जामुन खाएं, इसका मतलब मामा से आप याद रख सकते हैं मीमांसा, और जामुन से याद रख सकते हैं आपको जैमिनी, क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है वो जैमिनी के द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई है। ये कपिल के शो को अधिक से अधिक लोग संख्या में देखते हैं। ठीक है, ये कपिल का लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, कपिल शर्मा को कमेंट लगता है आप भी देखते होंगे। ठीक है, तो कपिल मतलब ऋषि कपिल की बात हो रही है, और संख्या मतलब सांख्य की बात हो रही है। सांख्य दर्शन किसके द्वारा फाउंडेशन की गई, कपिल की। वेद और रामायण पवित्र ग्रंथ है, इसमें वेद से आप याद रखेंगे वेदांत। ठीक है, और पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो वेदांत वासे वेद वेदांत और वासे वादरायण, दोनों आप ऐसे याद रख सकते हैं, वेद से वेदांत और वादरायण डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्या है, न्याय। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, कि गौ माता को न्याय मिलना चाहिए, तो गौ माता को काट देते हैं, मांस खाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, तो गौ माता को एक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो न्याय हमारा फिलोसफी है उसके फाउंडर को, तो गौ माता से आप गौतम याद रख सकते हैं, और न्याय से आप लोग न्याय। ठीक है, कर्ण साधारण नहीं विशेष थे, कर्ण जो थे वो साधारण योद्धा नहीं थे, जो भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर बैठे थे, उस रथ को अपने बाण से थोड़ा पीछे ढकेल सकते थे, तो वो साधारण योद्धा तो होंगे नहीं। कर्ण जो थे वो साधारण योद्धा नहीं थे, मतलब विशेष कुछ स्पेशल था इनमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या रखेंगे, कर्ण से कर्णाद याद रखेंगे, विशेष से वैशेषिक याद रहेगा। योग पतंजलि ये कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, तो पतंजलि जो है वो योग सिखाते हैं ऐसे। आज हमने वैदिक पीरियड के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को यहीं से देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल क्यूआर्स और लिंक्स लगा के रखी है, इनको क्लिक करके या फिर स्कैन करके आप लोग डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये जो कंप्लीट हमारी सीरीज होने वाली है इसमें आगे के लेक्चर्स भी हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।